हेलो एवरीवन, वेलकम है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनीष। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जिससे बोला जाता है गुप्त काल। ठीक है, तो शासन का जो मूल क्षेत्र था, एक जो पूरी उत्तर प्रदेश है और बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपके गुप्ता जो डायनेस्टी है वो आपकी जो है यहाँ पे काम करती है। और संस्थापक होते हैं इसके कौन? श्रीगुप्त। वास्तविक जो संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त पहले आ जाएंगे। अंतिम शासक की बात करें तो इसमें आपके विष्णुगुप्त आ जाएंगे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वैश्य समाज से थे और गुप्त राजवंश से संबंधित लोग किसके सामंत थे आपके? ये थे आपके कुषाण राजवंश की। ठीक है, याद रखना एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं जो कृषि। अब जो यहाँ पे जो आपके गुप्ता डायनेस्टी थी, यहाँ पे जो आपकी काम करती है कहाँ पे? मैंने कहा जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका, पूरी जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ पे शासन करती है गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ के जो करेक्टर हैं काफी फेमस करेक्टर हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। अब जो यहाँ पे राजा था उसकी जो कमजोर जो आर्थिक स्थिति उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रशासन जो क्रियाकलाप है, जैसे कि जो कोई राजा है वो अपनी भूमि को जो है आपको किसी को आवंटित करता है, ए को, बी को, सी को। ठीक है, तो वहां पे जो क्या क्या है आपकी कमजोर आर्थिक स्थिति है, तो आवंटन जमीन का हो रहा है, एबीसी तीनों को राजा द्वारा ही आपका जो वहां पे शासन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के धरातल पर सामंतवाद जैसी विशेषताएं जो है, विशेषता आपके नकारात्मक रूप से सामने आती है यहाँ पे। और सामंतवाद की बात करें, यहाँ पे जो आपके सामंतों जो कि सामंतवाद का मतलब होता है जहाँ पे सामंतों का जो है दबदबा रहता है। ठीक है, मतलब अलग अलग जो आपकी कबीले टाइप की। ठीक है, ये सामंत वैसे हैं। हालांकि इस विशेषता जो व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है सातवाहन काल से ही माना गया। सातवाहन काल में जो आपके राजाओं ने ब्राह्मण समुदाय से संबंधित लोगों को कर मुक्त भूमि जो है आपकी क्या दी थी? प्रदान की थी। इनमें से किस राजवंश ने आपके जो ब्राह्मण समुदाय से संबंधित लोगों को कर मुक्ति भूमि प्रदान की थी? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने दी थी? सातवाहन काल शासन काल में दी गई थी। याद रखना इसको भी। ठीक है, अब बात करते हैं नानाघाट अभिलेख। एक ऐसा अभिलेख है, काफी फेमस अभिलेख है। ठीक है, एक ऐसा अभिलेख माना गया जिसने भारतीय समानती व्यवस्था पर प्रकाश डालने में काम किया। धीरे धीरे इस व्यवस्था ने एक प्रकार का प्रशासनिक रूप धारण किया। प्रशासनिक कार्यों को कराने को के बदले जो आपके बदले में राजाओं की ओर से जमीन के टुकड़ों का आवंटन किया गया। आवंटन की इस प्रक्रिया में जिन्हें जमीन के टुकड़े प्राप्त हुए इन्हें जो आपकी सामंत कहा गया। ठीक है, और जमीन के इस टुकड़े पे सामंतों को जो है वंशानुगत जो है अधिकार सौंपे गए, यानी कि जो आपका किसी को जमीन दे दी गई सामंत को, तो उसके बाद जो उसका बेटा उसको संभालेगा। ठीक है, और इसमें जो उसके बाद जो है उसका बेटा संभालेगा। इस तरह से पूरा क्या है वंशानुगत आपका यहाँ पे क्या है अधिकार सौंपे गए थे वहां पे। ठीक है, गुप्त राजवंश के संबंध में लोग आपके कुषाण शासन के अंतर्गत सामंत की भूमिका में दिखाई पड़े। ठीक है, मैंने पूरा आपका जो है पूरा टॉपिक बता दिया। मतलब क्या, जो आपकी जो सामंत होते थे किस तरह से होते थे, सामंत किसके अंतर्गत आते थे? ठीक है, तो यहाँ पे जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके जो सामंत है किसके अंतर्गत आते थे? कुषाण राजवंश की। ठीक है, उसके अंतर शासन के अंतर्गत सामंत की भूमिका में दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था के नियमों के अनुसार क्षत्रिय वर्ग ही आपके शासन करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, पहले क्या होता था आपका जो ब्राह्मण समुदाय होगा वो आपके जो आपके पूजा पाठ इन चीजों में आपके मंदिरों में इन चीजों पे आपके उसका काम ये रहेगा। ठीक है, जो क्षत्रिय जो आपकी वंश है जो क्षत्रिय है उसका काम क्या आएगा? राजा बनने की भूमिका में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्षत्रिय को जो हट के बदले में जो है एक जो है आपका किसको वैश्य जो है आपका राजा बन जाता है। ठीक है, उसमें जो आपके वंश के बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के लिए काफी पैटर्न हो जाता है इंपोर्टेंट। ठीक है, अब भारत में जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि वर्ण व्यवस्था के नियमों के अनुसार क्षत्रिय वर्ग ही आपके शासन करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन जो आपके इसके समय जो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इस सामान्य नियम का जो है उल्लंघन होता रहा। गुप्त राजवंश के लोग वैश्य समाज से संबंध रखते थे, लेकिन उनका मानना यह था कि वैश्य समाज से संबंधित होने के कारण जनमानस में अपना वास्तविक शासक नहीं मानेगा। वही दूसरी ओर बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रभाव ने ब्राह्मण धर्म को जो है भारी नुकसान किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर गुप्त राजवंश के लोगों द्वारा ब्राह्मण समुदाय के लोगों दोनों की ही अपनी अपनी आवश्यकताएं रही। प्रतिफल गुप्त राजवंश ने आपके ब्राह्मण आपके धर्म को ही अपनाकर राजकीय धर्म घोषित किया। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा एक ब्राह्मण धर्म में मिलता है पुष्यभूति वंश। ठीक है, इस तरह से तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण धर्म का था वो। ठीक है, इसमें से कौन सा राजवंश ब्राह्मण धर्म का था?
पुष्यभूति वंश, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी में वैश्य समाज जो आपके यहाँ पे काम करता है। जब वैश्य समाज यहाँ पे अपना शासन चलाना चाहता है तो यहाँ पे जो जैन है आपके, बौद्ध है, उस समय उनका बोलबाला था, उनकी वजह से जो ब्राह्मण धर्म है उसका जो है आपका काफी पीछे चल रहा था। इस वजह से गुप्ता जो डायनेस्टी है उसने सोचा कि क्यों ना हम ब्राह्मण समुदाय को सहयोग का धरातल दें और ये भी हमारे साथ मिलेंगे तो काम जो है आपका बेहतर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से गुप्ता जो डायनेस्टी है यानी कि जो वैश्य समाज के आपके गुप्ता डायनेस्टी है उसने जो है आपके ब्राह्मण धर्म को जो है आपके उनका साथ देकर या फिर ब्राह्मण धर्म ने भी उनका साथ देकर जो है इस डायनेस्टी को खड़ा किया, ठीक है। काफी फेमस गुप्ता डायनेस्टी है, काफी बड़ी आपके यहाँ पे जो है गुप्त डायनेस्टी में काफी चीजें बनती हैं। तो ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने गुप्त राजाओं को लगातार क्षत्रिय समाज के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। तो जो आपके ब्राह्मण तत्व है वो हमेशा आपके जो वैश्य समाज की आपकी गुप्ता डायनेस्टी है उसको क्षत्रिय समाज के उसके साथ आपके तुलना करते हैं। मतलब कि जो गुप्ता डायनेस्टी है उसको जो ब्राह्मण धर्म ने जो आपको क्षत्रिय धर्म बताया, ठीक है, क्षत्रिय वंश का बताया, क्षत्रिय समाज के रूप में परिभाषित किया है। यही कारण है कि जो गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्ता पीरियड में जो वैश्य समाज के शासक थे उन्होंने जो आपके ब्राह्मण धर्म को जो काफी सहयोग किया था। उसी तरह ब्राह्मण धर्म ने भी क्षत्रिय की सम्मान जो है, जितना आपका क्षत्रिय लोगों को सम्मान देते थे उतना ही सम्मान आपको किसको दिया है, गुप्ता डायनेस्टी के वैश्य समाज को दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो उपाधियां हैं जैसे महाराजाधिराज और महाराज, ठीक है, ये उपाधियों की बात करें तो ये काफी उपाधियां हम फेमस भी हैं आपके। तो सामंती व्यवस्था का प्रभाव यहाँ पे जब दिखाई देता है, इस कारण जो है यहाँ पे महाराजाधिराज और जो महाराज है उसकी जो उपाधियां दिखती हैं, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद जो आपके राजा बनते हैं आपके घटोत्कच, आप सभी को पता होगा। पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने जो है आपके जो महाराजाधिराज है इसकी उपाधि धारण करने वाला था। पहला जो गुप्ता डायनेस्टी का पहला शासक कौन सा है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ठीक है। गुप्त काल का पहला स्वतंत्र शासक आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट होता है। बाकी जो भी आपकी गुप्ता डायनेस्टी के गुप्त हो गए, घटोत्कच होते हैं, एक किसी के उस समय क्या थे, सामंत थे। हालांकि इन्होंने जो आपके धीरे धीरे करके अपने जो आपके जो गुप्ता डायनेस्टी है उसको संभाला था, इसलिए ही तो आपके श्रीगुप्त को संस्थापक कहा जाता था, ठीक है, इसका गुप्ता डायनेस्टी का। लेकिन जो गुप्ता डायनेस्टी का वास्तविक जो शासक होता है स्वतंत्र, मतलब जिसने सामंत व्यवस्था से जो है आजाद होकर खुद ही शासन चलाया, वो चंद्रगुप्त प्रथम शासक होता है, जिसने सामंत हटाकर अर्थात महाराज की जगह एक महाराजाधिराज की जो है अभी उपाधि धारण की। जो महाराज की उपाधि मिलती है वो किसको मिलती है, सामंत को मिलती है। महाराजाधिराज की जो उपाधि मिलती है एक स्वतंत्र शासक को दी गई है, यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है, इन्होंने इसलिए धारण की है जिसने सामंत व्यवस्था से अलग होकर एक स्वतंत्र राजा के रूप में कार्य करते हैं। 319 एडी की बात करें, गुप्त संवत चलता है, तो इसके चलाने का कार्य आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही किया था। गुप्त राजवंश के राजाओं के नाम 319 एडी के से क्रमबद्ध तरीके से सामने आते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था श्रीगुप्त और घटोत्कच, उसका पुत्र घटोत्कच, ठीक है। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के कुछ शासक जो गायब मिलते हैं, फिर सीधे आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है कि जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और 319 एडी से जो है गुप्त संवत चलता है, इसको चलाने के कार्य कौन करता है, चंद्रगुप्त प्रथम करता है, ठीक है। इसने जो है आपके पाटलिपुत्र को गुप्त राजवंश की दाता नहीं बनाया। तो गुप्त राजवंश के पहले शासक जिसने वैवाहिक संबंधों की महत्ता पर जोर दिया, ये आपकी गुप्ता डायनेस्टी थी, ठीक है। इनमें से किस जो डायनेस्टी है, कौन से राजवंश ने आपकी वैवाहिक संबंधों की महत्ता पर जोर दिया है, तो गुप्ता डायनेस्टी आ जाएगा। पाटलिपुत्र को ये गुप्त राजवंश की राजधानी बनाते हैं। जो पाटलिपुत्र काफी फेमस है इसके बारे में, ठीक है। पाटलिपुत्र पहले से ही आपकी मध्यकालीन भारत से लेके प्राचीन में भी काफी फेमस है, ठीक है। तो मिलती है वहां पे बहुत चीजें। अब बात करते हैं मगध। मगध आपका तो पता ही है आपको, मगध कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो आपका किसका शासन था, चंद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी का था। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इस पे जो आपकी जो कुमार देवी से इनकी जो है क्या होता है, विवाह होता है। कुमार देवी किसकी पुत्री होती है, वृषदेव की होती है। वृषदेव शासक की जो आपकी लक्षिवी राज्य की क्या होते हैं, शासक होते हैं। तो मगध के जस्ट ऊपर में आपका क्या है, लक्षिवी गणराज्य है, ठीक है। कई भी बार पूछा भी जाता है इनमें से कौन सा मगध साम्राज्य के ऊपर राजवंश था,
तो लच्छी राजवंश था गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो उसके शासक होते हैं बृहस्पति, उनकी पुत्री होती कुमारा देवी, तो उनसे आपके वैवाहिक संबंध रहता है किसका, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। अब सिक्कों की चर्चा करें, यहाँ पे सिक्के मिलते हैं। चांदी के सिक्के की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए, वो आपकी कौन हो गया, चंद्रगुप्त फर्स्ट। सोने के सिक्के की बात करेंगे तो राजा रानी प्रकाश के सिक्के कुमारा देवी के सम्मान में जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने आपके चलाए थे, ठीक है। सोने के सिक्के और दूसरे क्या, चांदी के सिक्के। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किस वंश के शासकों द्वारा पहले चांदी के सिक्के चलाए गए, ठीक है। तो पहला शासक है चंद्रगुप्त फर्स्ट जिसने आपके किसके सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए थे। और सोने के सिक्के किसने चलाए थे आपके, ये भी आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए थे। जो सोने के सिक्के थे वो सिक्के किस प्रकार के थे, राजा रानी जो छाया चित्र होती है उसके प्रकार के सिक्के थे। ये कुमारा देवी, ये उनकी वाइफ जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, उनके सम्मान में आपके सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की बात करते हैं, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, विंसर्ट स्मिथ ने कहा था, आपको याद रखना है, ठीक है। विंसर्ट स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जो आपके नेपोलियन है तथा समुद्रगुप्त के साम्राज्यवादी जो व्यक्तिगत में समानता दिखाई दी। मतलब कि जो आपका समुद्रगुप्त है, जो आपका नेपोलियन है, ये आपको दोनों कैसे दिखाई दिए, साम्राज्यवादी। अलाउद्दीन खिलजी भी आपको क्या दिखाई दिया, साम्राज्यवादी, ठीक है। तो क्यों कहा गया नेपोलियन, तो इसलिए नेपोलियन कहा गया क्योंकि इसकी जो नीति थी वो भी अभी समुद्रगुप्त की नेपोलियन के अनुसार ही इसके साम्राज्यवादी व्यक्तित्व था, ठीक है। अब बात करें, एक बुक मिलती है जिसका नाम है एर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो किसकी बुक है आपकी, विंसर्ट स्मिथ की है। एर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है विंसर्ट स्मिथ की जो बुक है, इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्या समानता देखी गई है इसमें, तो विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न प्रकार की जो साम्राज्यवादी नीति होती हैं वो, ठीक है। अब देखिए क्या ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पीसीएस के लिए हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये ग्रुप सी के एग्जाम के लिए नहीं होगा, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पीसीएस में आ सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से। मेंस में आप लिख सकते हैं, काफी अच्छे नंबर आ सकता है इसमें, ठीक है, अगर समुद्रगुप्त के बारे में या फिर आपके गुप्ता डायनेस्टी के बारे में इस तरह से पूछा जाता है। तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त आपके एक ऐसे राजा के रूप में आपके सामने आए जिन्होंने आपके गुप्त साम्राज्य का सार्वत्रिक आपका भौगोलिक विस्तार किया। लेकिन प्रत्येक प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में केवल एक ही नीति को आधार नहीं बनाया, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाई, ठीक है। जब आप शासन कर रहे हो, अगर आपने शासन ज्यादा चलाना है तो आपको नीतियां बनानी ही पड़ती हैं, ठीक है, अच्छी नीतियां। अब जैसे पहली बात करें, राज्य प्रस्फोधरण की नीति, ये आपका काफी फेमस आपकी नीति थी। तो राज्य प्रस्फोधरण की नीति, ये नीति कैसी थी, जो मगध थे उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनाई गई थी। उद्देश्य यह था कि जो मगध के आसपास के जो क्षेत्र है उनको जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल करना, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका राज्य प्रस्फोधरण की नीति। तो ये क्या किसने अपनाई थी, आपकी गुप्ता डायनेस्टी वालों ने। दूसरा आपका सर्वकारदाना ज्ञाकरण की नीति, सर्वकारदाना ज्ञाकरण की नीति। यह नीति सीमांत क्षेत्र के संदर्भ में अपनाई गई थी, जिनका उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों से कर वसूलना था, ठीक है। आपका टैक्स सिस्टम, आपका टैक्स नहीं वसूलोगे तो कैसे शासन चलाओगे, ठीक है। अभी शासन चलाना है तो उसके लिए टैक्स जरूरी हो जाता है। जैसे भारत की गवर्नमेंट है, अगर टैक्स ही ना लगी तो शासन कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी हो जाती हैं किसके लिए, शासन के लिए, ठीक है। तीसरा आपका पारिचारिकृत नीति, ठीक है, पारिचारिकृत की नीति। इस नीति को जो है आठवीं जनजातियों के संदर्भ में अपनाया गया। इस नीति का उद्देश्य यह था कि जो आठवीं जनजातियां होती हैं उनके क्षेत्र में जो आपकी सैन्य अभियानों का संचालन नहीं करना है, लेकिन बदले में उनसे यह प्रतिबद्धता कर लेना है कि आवश्यकता पड़ने पर आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पारिचारिकृत की नीति थी, इस नीति में क्या था, आपकी एक जनजाति थी, आपकी आठवीं जनजाति, इनके साथ जो है आपके कुछ संबंध बनाए। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें बदले में जो है आपके हमारा सहयोग करना होगा, ठीक है। हमारे साथ एक जो है आपका प्रॉमिस करना है कि आप भी हमारा, जब भी आपके धरातल पे भौगोलिक क्षेत्र पर आक्रमण होगा तो आप हमारे जो है साथ रहेंगे, ठीक है, वरना हम आप पे जो है क्या कर देंगे। क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी थी ऑटोमेटिक जो बड़ी बन रही थी, तो वहां के जो क्षेत्र है वहां पे लड़ाई भी चलती रहती थी, ठीक है। तो इस तरह से पहले ही उसको सचेत कर दिया था, किसको, आठवीं जनजाति को, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से किस वंश ने आठवीं जनजाति के साथ आपके एक प्रतिबद्धता कर लिया था कि बदले में उनको हमारा सहयोग करना है और आपके क्षेत्र में सैन्य अभियानों का संचालन नहीं करेंगे। तो याद रखना गुप्ता डायनेस्टी में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। इस नीति को दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपनाया गया। उद्देश्य इसका यह था कि जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र थे
उनकी शक्तियों को पहले पराजित किया जाए, बाद में फिर उन पे दया दिखाते हुए उन्हें उनके क्षेत्र वापस कर देना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ये नीति कैसी नीति है? इस नीति में जो आपके साउथ इंडिया के जो आपके शासक थे, सामंत थे, उनको जो है पहले हराना है, फिर उनको हरा के कह रहा है कि आपको हमारे साथ जो है साथ देना है। ठीक है, और इसलिए हम आपको आपकी क्षेत्र वापस दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो है आपका चलता था, तभी तो आपको गुप्ता डायनेस्टी आगे बढ़ी। ठीक है, इसी तरह जो है आपके कोई भी राजवंश आगे बढ़ता है तो ये नीति अपनाई थी। कौन सी? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कन्नोपायन की नीति। 5 आपके मैंने नीतियां बता दी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कन्नोपायन की नीति क्या है? यह नीति आपकी विदेशी राजनीतिक शक्तियों के संदर्भ में अपनाया गया, जिसका उद्देश्य था विदेशी राजनीतिक शक्तियों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया जाए। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी ने क्या किया? तो कन्नोपायन की नीति की मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यह कैसी नीति थी? विदेशी राजनीतिक शक्तियों के संदर्भ में यह अपनाई गई थी और उद्देश्य था विदेशी राजनीतिक शक्तियों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया जाए, जिससे आपकी क्या रहती है, थोड़ी बहुत आपकी पहुंच रहती है। काफी जो है इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से किस राजवंश ने जो विदेशी राजनीतिक संबंध है उनको जो है आपके बढ़ाने के लिए जो आपके वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था, तो क्या आ जाएगा आपका गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, अब देखिए एक आपको प्रयाग प्रस्तुति आपका प्रस्तुति मिलता है, जो आपका क्या है, आपके एक अभिलेख है। ठीक है, एक प्रकार का अभिलेख साक्ष्य है। समुद्रगुप्त के शासन पे आपकी व्यापक चर्चा होती है इसमें, क्योंकि ट्रिपल एसएससी में पूछा गया था प्रयाग प्रस्तुति जो आपके किससे संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त किससे संबंधित है और समुद्रगुप्त की शासन पे व्यापक चर्चा करता है। अब बात करें, समुद्रगुप्त ने काफी जो उपाधियां आपकी धारण की है, जैसे आपके लक्षवी दोहित्र, धरणीबंध, पृथ्वी का प्रथम वीर, पराक्रमांक, कविराज, अश्वमेध पराक्रमांक। ठीक है, ये आपकी उपाधियां हैं, कई बार पूछा जाता है, वैसे तो अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। इसमें से कुछ इनमें से गुप्ता डायनेस्टी में से कौसे पृथ्वी का प्रथम वीर कहा जा सकता है, या फिर पराक्रमांक उपाधि धारण की थी, कविराज की उपाधि धारण की थी, अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी, या फिर धरणीबंध की उपाधि धारण की थी, या फिर लक्षवी दोहित्र की उपाधि धारण की है। ठीक है, जो लक्षवी दोहित्र की उपाधि है वो भी काफी फेमस है। इनमें से किस शासक ने लक्षवी दोहित्र की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? वो आपकी समुद्रगुप्त ने। गुप्त राजवंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त आपके एक ऐसा राज्य के सामने राजा के रूप में सामने आते हैं जिसने बड़ी मात्रा में उपाधियां धारण की। सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि है वो आपके लक्षवी दोहित्र ने मानी की। इस उपाधि को धारण करते हुए समुद्रगुप्त जो आपके गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैं लक्ष्यों से उत्पन्न हूँ। ठीक है, समुद्रगुप्त के संदर्भ में जो है कविराज जैसी उपाधियां भी एक लोकप्रिय उपाधि मानेगी। असल में उसने अपने आप को सिक्कों पे जो आपके वीणा बजाते हुए दर्शाया, इसी नाते उसने अपने आप को कविराज कहा है। ठीक है, कविराज की उपाधि किसने दी गई है? खुद क्यों नहीं है? क्योंकि उसने खुद को जो आपके वीणा बजाता था। ऐसा कौन सा शासक है गुप्ता डायनेस्टी में जो वीणा बजाता था और उसे कवि, इसलिए उसे कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त आ जाएगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को जो कविराज जैसी उपाधि मिली थी उसके किसके कारण मिली थी? क्योंकि उसने सिक्कों पे जो है अपने वीणा बजाते हुए जो है आपके क्या बनाए थे? सिक्के बनाए थे। ठीक है, याद रखना इसको। फिर इसके बाद है आपका इलाहाबाद का जो अभिलेख है वो आपकी कौशाम्बी का जो अभिलेख है वो आपके है आप कहाँ पे? नियर बाय इलाहाबाद। इलाहाबाद के नजदीक का आपका कौशाम्बी का अभिलेख। ये जो आपका जो अभिलेख है ये अशोक का जो अभिलेख है, इसे लघु स्तंभ लेख है आपका अशोक का। और इस अशोक की जो रानी